देखिए, माई सेल्फ विक्रांत यादव, और आज आप जो देख रहे हैं वो जैव अणु का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पिछले लेक्चर की बात करें, वहाँ आपने देखा था कि जैव अणु क्या होते हैं, उसके जैव अणु के कुछ वर्ग लिए थे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से, जो जैव अणु के बारे में पढ़ा था। उसके बाद एक चीज और पढ़ी थी कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया था, 2 भागों में किया था, एक स्वाद के आधार पर, दूसरा आणविक आकार के आधार पर लिया था। स्वाद के आधार पर आपने 2 भागों में पढ़ा था, शर्करा अशर्करा पढ़ी थी, क्लियर है। और दूसरा जो पार्ट पढ़ रहे थे उस आधार पर, उनको तो हमने वहीं पे समझ लिया था लेक्चर फर्स्ट में। दूसरा जो आपका पार्ट था आणविक आकार के आधार पर वर्गीकरण। अगर बात करूं आणविक आकार के आधार पर, इसमें भी 3 टाइप आपने पढ़े थे, एक तो मोनोसैकेराइड, एक डाइसैकेराइड जिसे ओलिगोसैकेराइड भी बोल रहे थे, और तीसरा था आपका पॉलीसैकेराइड, क्लियर है। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता, मतलब एक से ज्यादा इकाई में नहीं टूटते हैं भाई। या तो अगर बात है जो मोनोसैकेराइड को भी थोड़ी देर में उसका भी वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन, वो उससे ज्यादा अगर बात है उसकी सरल अणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे आपकी अगर बात है बहुलक को अगर हम तोड़े तो 1 लाख इकाइयों में टूटता है, और 1 लाख को अगर तोड़े तो टूटता ही नहीं। 1 लाख उसकी सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे किसी इंसान की सबसे छोटी इकाई क्या है, उसकी कोशिका। कोशिका, या बात करें किसी परमाणु या किसी पदार्थ की अगर सबसे छोटा जो पार्ट बात करूं तो क्या होता है, परमाणु, जिसे तोड़ा ना जा सके। ऐसे किसी कार्बोहाइड्रेट की भी ऐसी इकाई जो सबसे सूक्ष्मतम या उसकी सबसे छोटी इकाई हो, जिसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। सूक्ष्मतम तो नहीं कह सकते, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की वो इकाई जिसका भाई उसको तोड़ते आ रहे हैं 2 अणुओं में, 4 अणुओं में, जो लास्ट इकाई उसकी होती है, अकेली जो यूनिट होती है, जिसका जल अपघटन भी नहीं हो सकता, कैसे भी उसको सरल अणुओं में अपघटित नहीं कर सकते, उन्हीं को क्या बोलते हैं, आपके मोनोसैकेराइड बोलते हैं, क्लियर है। ये जो बने होते हैं भाई, इनमें फॉर्मली जो इनके जो यौगिक होते हैं मोनोसैकेराइड, उनमें कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, 3 to 7, या तो 3 से लेकर 7 कार्बन तक की इनमें क्या होती है, कार्बन अणुओं की संख्या होती है। दूसरी चीज बात की जाए, ठोस जो होते हैं, ये तो एक तो ठोस होते हैं, मीठे होते हैं तथा जल में विलयशील होते हैं। जो मोनोसैकेराइड होते हैं वास्तव में क्रिस्टली ठोस होते हैं। दूसरी अगर बात है, आपने पढ़ा था शर्करा, जो मोनोसैकेराइड की बात करूं, या आप दूसरा जो वर्गीकरण पढ़ोगे आप कौन सा, डाइसैकेराइड, जिसे ओलिगोसैकेराइड, तो सारे के सारे क्या होते हैं, शर्करा। और शर्कराएं जो होती है वो क्रिस्टली ठोस होती है, स्वाद में मीठी होती है तथा जल में कैसी होती है, हमेशा विलयशील। तो ये लाइन याद करने की जरूरत नहीं होती। जब भी कोई भी मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल आए, या कोई भी डाइसैकेराइड या बात करें ओलिगोसैकेराइड का एग्जांपल आए, तो सारी सारे शर्करा होती है। और जो भी शर्करा होती है स्वाद में अगर बात करें मीठे होती है, ठोस होती है तथा जल में कैसी होती है, विलयशील होती है, क्लियर है। उसके बाद जो आपका भाई टर्म्स आती है, एक चीज इसमें और भी रह जाती है, जो आज तक जो मोनोसैकेराइड बने हैं उनकी संख्या 20 तक ही है अभी। आपके जो आप जितने भी मोनोसैकेराइड अणुओं की जो खोज हुई है, तो उसमें 20 आते हैं। लेकिन आपके जो सिलेबस में चलते हैं 2 ही चलेंगे। देखिए अभी उसको उनको पढ़ेंगे उनके वर्गीकरण में। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें, वर्गीकरण आता है मोनोसैकेराइड का। वर्गीकरण 2 भागों में बढ़ जाता है, एक तो एल्डोज और दूसरा होता है कीटोज। नाम से यहां क्लियर हो रहा है कि भाई एल्डोज का मतलब क्या है और कीटोज का मतलब क्या है। देखिए एल्डोज में आपको दिख रहा है एल्डिहाइड नाम एक शोस आ रहा है, एल्डो से मतलब यहां पे एल्डिहाइड की बात कर रहा है, कीटोज में मतलब कीटोन की बात कर रहा है। मैं ऐसे मोनोसैकेराइड जिसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित हो, ऐसे मोनोसैकेराइड को क्या बोलेंगे, एल्डोज। भाई ऐसे मोनोसैकेराइड जिनमें कीटोन समूह उपस्थित हो, ऐसे को क्या बोलेंगे भाई, कीटोज बोलेंगे। लिख भी रखा कीटोन समूह युक्त। और ये कैसे होते हैं भाई, एल्डिहाइड समूह युक्त होते हैं, क्लियर है। पर दुनिया में 20 मोनोसैकेराइड आज तक खोजे गए हैं, जिनको 2 भागों में बांट दिया गया। कुछ में तो क्या थे, एल्डिहाइड समूह थे, कुछ में क्या थे, कीटोन समूह थे। तो कीटोन समूह के बाद आपके जो सिलेबस में कुछ एग्जाम्पल चलते हैं, तो वो एक अगर बात है, एल्डोज का एग्जाम्पल चलता है ग्लूकोज, और कीटोज का जो एग्जाम्पल चलता है क्या चलता है, फ्रक्टोज। आपके पास मोनोसैकेराइड में 2 ही चीजें हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इनकी अगर बात करें विन्यास की बात करें, इनकी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें, या इनके भौतिक गुण की बात करें, यही चीजें चल रही होती हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले ग्लूकोज, उसके बाद पढ़ेंगे फ्रक्टोज। तो देखिए क्या होता है ग्लूकोज, वो पढ़ते हैं। देखिए भाई ये रहा आपका ग्लूकोज। अगर बात करें आपकी जो एल्डोज है, एल्डोज और कीटोज में जो एल्डोज का एग्जाम्पल क्या था, आपका पहला एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज आपने पहले भी सुना होगा कि जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, उस क्रिया से अपने फूड के रूप में, भोजन के रूप में जिस चीज को बनाते हैं, वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिसमें ग्लूकोज भी एक एग्जाम्पल आता है, क्लियर है। तो वही ये ग्लूकोज है, जो आप ग्लूकोज का आपने फॉर्मूला भी बार बार आप देख रहे होगे, C6H12O6, जो बार बार आप इसे रीड करते हो, और बहुत बार ने इसको 10th में भी पढ़ा आपने, 11th में पढ़ा है, और इस 12th में भी पढ़ोगे। देखिए जो इसका ग्लूकोज के और भी नाम से इसे जाना जाता है, एक तो डेक्सट्रोज नाम से जाना जाता है, उसके अलावा इसको अंगूर शर्करा भी कहते हैं। अंगूर शर्करा इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि मीठे अंगूर में पाई जाती है ग्लूकोज सर्वाधिक मात्रा में। उसके अलावा इसे रक्त शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि जो रक्त शर्करा, रक्त का मतलब ब्लड, ब्लड शुगर भी, अगर ये ब्लड शुगर के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि ब्लड में भी पाई जाती है।
आपको पता है खून मीठा होता है, कभी पिया है? नहीं पिया है। ब्लड इतना मीठा नहीं होता क्योंकि ब्लड का में अगर बात करें शुगर की परसेंटेज इतनी होती है 0.1% होता है। आपका 100% ब्लड में जो ग्लूकोज की जो क्वांटिटी होती है, क्योंकि ग्लूकोज स्वाद में मीठे होते हैं, और इसकी जो परसेंटेज होती है 0.1%। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तो जिसके कारण आपको ब्लड इतना मीठा नहीं लगता, लेकिन ये मात्रा उसमें कुछ तो होती है, इसलिए ब्लड में पाया जाता है। इसको दूसरा नाम भी, तीसरा नाम भी क्या कहते हैं? इसे रक्त शर्करा भी कहते हैं। क्लियर है भाई? इसके अलावा भी इसको एक एल्डो हेक्सो शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। हेक्सोस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कितनी? 6 के लिए हेक्स, और एल्डो का मतलब एल्डिहाइड, क्योंकि ग्लूकोज एक एल्डोज का एग्जाम्पल था, प्लस में जो ग्लूकोज में कार्बन की संख्या कितनी? 6, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एल्डो हेक्सो शर्करा भी कहते हैं। शर्करा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता जो ग्लूकोज एक शर्करा है, क्योंकि हम मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, और मोनोसैकेराइड का जो भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो सारे शर्करा होती है, स्वाद में मीठे होते हैं, जो उन्हें लिखे या ना लिखे तो वो जल में विलयशील होते हैं। ये चीज आप पढ़ चुकी हो। क्लियर है? अगर बात करें जो ग्लूकोज पाई जाती, मीठे फलों में पाई जाती, शहद में पाई जाती, मानव रक्त में पाई जाती है, और ये पूछ ले जाता है कितनी पाई जाती, तो 0.1% होती है। क्लियर है ये चीजें? इसके अलावा एक वर्ड आपको और देखने को मिलता है यहाँ पे कि जो ग्लूकोज होता है वो दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है। ये वर्ड थोड़ा सा अभी आपको इस चैप्टर में परेशान करेगा, लेकिन आपका एक चैप्टर चलेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री, त्रिविम रसायन, वहां पे आपका समतल ध्रुवित प्रकाश और दक्षिण ध्रुवण और एक आपका जो अगर वाम गुणा, दोनों चीजें पढ़ेंगे वहां पे बहुत अच्छे से। पूरा चैप्टर इसी टॉपिक पे, वहां पे इसके बारे में अच्छे से डिटेल, क्योंकि यहां इसे समझाएंगे तो ये पूरा ग्लूकोज का टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, ये टॉपिक खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस लेक्चर में सिर्फ एक ही चीज समझ में आएगी, दक्षिण। तो इस चीज को हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे वहां पे। तो अभी बस ये मान लो कि ग्लूकोज जो होते हैं वो दक्षिण ध्रुवण गुणक होते हैं। इस चीज को याद रखना, जब भी आपका स्टीरियो का लेक्चर आएगा, त्रिविम रसायन का लेक्चर आएगा, तो वहां पे इसके बारे में अलग से टॉपिक चलेगा। ये पूरा टॉपिक ही है वहां पे। क्लियर है? उसके बाद बनाने की इसकी विधि, अगर ग्लूकोज के निर्माण की विधि भी एक सवाल अच्छा बनता है, तो बनाते कैसे? इसको सुक्रोज से भी बनाते हैं और इसको स्टार्च से भी बना सकते हैं। मैं सुक्रोज क्या होती है? आपकी C6H12O11 जो होती है, जो सुक्रोज होती है, उसको वाटर के साथ, और जहां पे H+ लिखा होता है तो एसिडिक मीडियम, मतलब अम्लीय माध्यम में अगर उसे प्रसारित करते हैं, उसके साथ संचरित करते हैं, वाटर के साथ होता है एसिडिक मीडियम में, तो ये टूट जाती ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब यहाँ पे आपको दिखता है कि ये C6H12O6 है और ये भी C6H12O6 है, तो मैं इसको ग्लूकोज लिख लूं या इसको फ्रक्टोज क्यों लिख रहा हूं? मतलब ये वाली टर्म से मैं कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देख के कभी दोनों का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, जो आणविक सूत्र है, दोनों का क्या होता है? सेम होता है। फ्रक्टोज में भी कार्बन की संख्या 6 होती है, इसमें भी कार्बन की संख्या 6 है, उसमें हाइड्रोजन 12 तो इसमें भी 12, इसमें ऑक्सीजन 6 तो उसमें भी क्या होते हैं? 6 होते हैं। तो इस चीज पे कभी लड़ाई ना करें कि ये ग्लूकोज है या ये ग्लूकोज है। इसको देख के, अणुसूत्र को देख के नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अंतर क्या होता है ये चीजें हम पढ़ेंगे इसकी संरचना पे। क्योंकि अगर बात है, हमें पता है ग्लूकोज में जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो एल्डोज होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज एल्डोज का एग्जाम्पल है तो उसमें एल्डिहाइड समूह होता है, और जो ये फ्रक्टोज है वो कीटोज का एग्जाम्पल है, इसमें कीटोन समूह होते हैं। वो कहाँ होते हैं? उनकी संरचना से, जो अगला आपका टॉपिक है अभी थोड़ी देर में, उसी में क्लियर हो जाएगा। तो इनकी संरचना में थोड़ी भिन्नता होती है, बाकी अणुसूत्र दोनों का ही क्या होता है? समान। चाहे अभी अभी हाल फिलहाल से इसे ग्लूकोज लिख लो या इसे ग्लूकोज, क्योंकि हम बनाने की विधि किसकी पढ़ रहे हैं? ग्लूकोज, हमें चाहिए ग्लूकोज है। क्लियर है चीजें? उसके बाद सेकंड टर्म्स है आपकी स्टार्च से भी बना सकते हैं। स्टार्च के भी कई होते हैं, उसकी ट्राइज फॉर्म या हेक्सोज फॉर्म, तो यहाँ पे कुछ N की वैल्यू ले रहे होते हैं। इसका सामान्य अगर अणुसूत्र की बात करो होता है C6H12O5, और यहाँ पे N की वैल्यू से स्टार्ट हो रहा होता है। N की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। अगर उतनी वैल्यू में जब ये अगर आपने 1 लिया तो उतने मोल कितने लोगे? N मोल किसके लोगे भाई? वाटर के, और साथ में ये भी एसिडिक मीडियम तथा कुछ टेम्परेचर और प्रेशर भी दिया जाता है। उस टर्म्स में आपको ग्लूकोज मिलता है। जितने एनमोल इसके लिए थे, एनमोल वाटर के, एनमोल इसके, वही टर्म्स एनमोल की आपको क्या मिलती है? ग्लूकोज मिलती है। क्लियर है? तो ये बनाने की विधि है। इसके बाद हम देखें इसकी संरचना क्या होती है, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, भाई किन किन के साथ ग्लूकोज क्रिया करता है और क्या बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लूकोज का, देखिए क्या होता है, उसे भी पढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक रहा है कि जो ग्लूकोज की संरचना और उसकी रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया है, और सबसे पहले बात करें संरचना। तो ग्लूकोज की संरचना की अगर बात करें, एग्जांपल आपको ये जो इस साइड का ये मॉलिक्यूल जो दिख रहा है, ये आपकी ग्लूकोज है। देखो मैं साइड में यहाँ पे इसको अगर यहाँ पे शो करूँ, भाई अगर बात की जाए CHOH और इसकी अगर बात 4 टाइम और CH2OH। भाई ग्लूकोज में होता है क्या है कि 6 नंबर, अगर इसका आपने जो 6 अगर नॉर्मल फॉर्मूला अगर देखा था C6H12O6 देखा था, लेकिन वास्तव में स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसके पास एक तो क्या होता है एल्डिहाइड समूह होता है सबसे टॉप पोजीशन पर। इसके अलावा उसके पास 4 अणु अगर बात की जाए भाई CH4, अगर इसको ऐसे भी अलग अलग लिखेगा भाई, जैसे कि CH अगर बात करें OH, CHOH, CHOH,
और CHOH और उसके बाद CH2OH, ऐसे कंटिन्यू 4। अगर सारे सेम होते तो उसको हम क्या कर देते हैं, 4 टाइम अलग से ब्रैकेट में लिख के 4 टाइम लिख देते हैं, उसके नीचे 4 लिख देते हैं। तो इसके पास क्या 4 अगर बात है, 4 एल्कोहल तो कौन से 2 डिग्री, भाई आपने 2 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, या आपने प्राथमिक एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल जो आप पढ़ रहे थे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होती है भाई, जो एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा वो कितने कार्बन से जुड़ा है, ये चीजें देखिए। ये एल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा है, अब ये कितने कार्बन से जुड़ा भाई, एक तो इससे और एक इससे, तो इसलिए इसको कौन सा हो गया 2 डिग्री। लेकिन लास्ट वाले को देखिए, एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा वो कितने कार्बन से जुड़ा है, तो कितने से जुड़ा, ओनली 1 से। तो एक तो 1 डिग्री एल्कोहल और 4 क्या होती है इसके पास 2 डिग्री एल्कोहल होती है, और साथ में क्या होता है इसके पास एक एल्डिहाइड समूह, इसीलिए इसको एल्डोहेक्सोस जो बोल रहे थे भाई, एल्डिहाइड है और 6 कार्बन हेक्सेस, अगर हेक्सो तो इसको क्या बोलते थे भाई, एल्डोहेक्सोस। तो ये तो इसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। इसमें भी एक चीज आएगा विन्यास की, अगर थोड़ी देर में बात करेंगे संरचना, तो ये होती है विन्यास, कुछ और अगर विन्यास की कहानी डी और एल विन्यास पढ़ेंगे जिसके नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो ये तो होगी इसकी संरचना। दूसरी बात है कि ये तो संरचना तो पढ़ चुके, बात आती है रासायनिक विक्रियाएं। भाई जो ग्लूकोज है किन किन के साथ क्रिया करता है, अपचयन में भाग लेता है, ऑक्सीकरण के भी अगर क्रिया करता है, उसके अलावा अगर बात करें फेनिल हाइड्रोजीन के साथ भी काम करता है, हाइड्रोक्सिलैमीन के साथ भी काम करता है। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे किन किन के साथ क्रिया करते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों चीजें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। पहला जो आपकी अभिक्रिया है कि अपचयन में भाग लेता है कौन, ग्लूकोज। ग्लूकोज किसमें भाग ले रहा है भाई, अपचयन। अब क्वेश्चन आता है कि अपचयन और ऑक्सीकरण क्या है। आपने 11th में पढ़ा होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है, वहां पे देखा होगा। ऑक्सीकरण और अपचयन में अगर बात करें तो ऑक्सीकरण तो क्या होता था, ऑक्सीजन का जुड़ना, आप पढ़ रहे थे, एक लाइन पढ़ी थी कि उसे क्या कहते थे, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का जुड़ने को क्या कह रहे थे, अपचयन बोल रहे थे, ये लाइन आपने पढ़ी होगी। अब उस चीज को अगर इस चीज के मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट पे अगर इसे जाएं, भाई अपचयन को हमें समझना है और आसान तरीके से समझना है, क्योंकि 12th कभी ये नहीं कहती कि आप उसकी क्रियाविधि पे जाएं। क्रियाविधि को समझना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन कुछ क्रियाविधि इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि 12th बेस को लेकर आपको उलझा देती है। हमें टाइम हमारे पास बहुत कम होता है, उस कम टाइम में उसको यूटिलाइज करना है तो कैसे इजी बनाए, तो अपचयन का एक ही तरीका है। कभी भी उसकी मैकेनिज्म पे ना जाके सिंपल ट्रिक पे जाते हैं जो हमेशा ही अप्लाई होती है। बस टाइम यूटिलाइज हो गया, सवाल हो गया, हमें मैकेनिज्म का कुछ काम नहीं होता। फिर कुछ मैकेनिज्म होती है 12th में, मैकेनिज्म वैसे एग्जाम वेरी नहीं करती, लेकिन कुछ एग्जाम्पल समझने के होते हैं, कुछ आपको मैकेनिज्म समझने की होती है। लेकिन आप अपचयन की अगर जब भी मैं बात करूं तो एक सिंपल वे है, आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग दुनिया में कोई भी अपचयन आपके सामने आ जाए, कोई भी अपचयन की अभिक्रिया आ जाए, उसके बाहर नहीं जाती। जैसे देखिए सिंपल यही समझते हैं, जैसे आपके पास केस दे दे वो, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे दे, या आपके दे दे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CS दे दे, या आपको दे दे क्योंकि RC डबल बॉन्ड OR दे दे कीटोन टर्म्स, C डबल बॉन्ड H दे दे एल्डिहाइड टर्म्स, या C डबल बॉन्ड OH दे दे कार्बोक्सिलिक अम्ल वाली टर्म्स दे दे। तो इनका अगर जब भी अपचयन वाला कोई भी जैसे कि एजेंट दे रखा है, यहाँ पे रिएजेंट हाइड्रोजन आयोडाइड और साथ में फास्फोरस हमेशा अपचयन ही कराता है, चाहे वो सोडियम अम्लगम दे दे या कोई भी आपको रेड फास्फोरस वाले टर्म्स अगर वो दे रहा है, ये अपचयन कराते हैं। कुछ अभिक्रमक है जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे, कौन कौन से अपचयन अभिक्रमक होते हैं, कौन कौन से ऑक्सीकरण अभिक्रमक होते हैं, तो वो चीजें हम वहां पढ़ लेंगे। बस अभी बात है कि इनका अपचयन होगा तो क्या होगा। पर जब भी बात करें इसका अपचयन, मैंने एक सिंपल ट्रिक समझाई थी, जब भी अपचयन की बात करें और आपको पाई बॉन्ड दिख रहा हो, मैं एल्कीन और एल्काइन की बात कर रहे हैं, अभी फंक्शनल ग्रुप वाली टर्म्स पे अलग की बात करेंगे। जब भी एल्कीन या एल्काइन की बात करो जिसमें ओनली भाई ऐसा कोई आपका एक समूह है या कोई यौगिक है जिसमें सिर्फ पाई बॉन्ड है, दिख रहे हैं आपको, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप नहीं है उसमें, भाई कार्बोनिल दिख रहा है इसमें, कार्बोनिल वाले के केस में थोड़ा डिफरेंट होता है। बस ओनली एल्काइन और एल्कीन के केस में क्या करना है, आपको एक पाई बॉन्ड तोड़ना है और दोनों साइड हाइड्रोजन जोड़ देने हैं। जो CH2 था वो CH3 क्या हो जाएगा, दोनों साइड एक जुड़ गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, अपचयन। सेम इस केस में आपको अगर एक बार इसका अगर अपचयन करना है तो एक बॉन्ड को तोड़ना है, तोड़ दिया, इसके बाद एक एक दोनों साइड क्या लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए। पहले एक एक, तब कितने हो गए, दो दो। फिर से अगर वो कहे इसका अपचयन करना तो एक बॉन्ड को फिर तोड़ना है, दोनों साइड एक एक हाइड्रोजन चिपका देना है, कितने हो गए, CH3 हो गया। क्लियर है। अब बात आती है कार्बोनिल वाले केस में क्या होता है। अगर कार्बोनिल, एक केस और ले लेता हूं भाई इसमें, एल्कोहल का केस। एल्कोहल के केस में अगर आपको अगर बात की जाए, इसके एल्कोहल का भाई इसके साथ कोई भी अगर यही दे दे आपको रिड्यूसिंग एजेंट, अगर कोई सॉरी रिडक्शन के लिए अगर कोई एजेंट दे रखा है तो वो आपको अगर ये दे दिया इसके साथ और इसका बोले कि रिडक्शन कीजिए, तो कैसे करोगे, कुछ नहीं, एल्कोहल के बिल्कुल पास वाला बॉन्ड उसको ब्रेक करेंगे। माना यहाँ पे एल्काइल ग्रुप की जगह क्या था, माना कि CH3OH था भाई, आपका जो मिथाइल एल्कोहल था। अब इसको अगर इसका रिडक्शन हम करेंगे तो पाई बॉन्ड को हटाना है, ये H के साथ जुड़ के भाई OH तो है ही, H2O बाहर, और इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ के क्या बचेगा, ओनली मीथेन बनेगा, CH4।
अगर हम मिथाइल एल्कोहल का रिडक्शन करते हैं तो मीथेन प्राप्त होती है, जो एक निर्माण की विधि में भी काम आ रही होगी आपको। ऐसी छोटी छोटी चीजें जिनसे ऑर्गेनिक को इजी बनाते हैं। ऑर्गेनिक सबसे इजी है, वो ऑर्गेनिक के टाइम पे पढ़ेंगे। दूसरी चीज अगर बात करें कीटोन के रेस्पेक्ट में, कीटोन में कोई एल्कोहल ग्रुप नहीं होता, सिर्फ आपको पाई बॉन्ड कार्बोनिल को दिख रहा है, बस पाई बॉन्ड को हटाना है, दोनों साइड क्या लगाना है, H और H लगाना है, बस हो गया। फर्दर अगर वो इसकी अगर बात करें, इसका अगर इसके बाद भी वो बोले कि और रिडक्शन करना है, अब आपको दिख रहा है तो पाई बॉन्ड तो बचा नहीं है, अब एल्कोहल ग्रुप जो दिख रहा है और एल्कोहल के कार्बन वाला बॉन्ड तोड़ना है, दोनों साइड H, ये तो H2O के रूप में बाहर और यहां क्या आ जाएगा CH2। क्लियर है, ये चीजें याद रखनी है। ये वाले टर्म्स में देखिए भाई, यहां पे कोई एल्कोहल ग्रुप तो दिख नहीं रहा है। अब सीधे किस पे आते हैं, पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है, पाई बॉन्ड को तोड़ना, दोनों साइड क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। क्लियर है। उसके बाद फिर से अगर वो बोले कि एक बार अपचयन और कीजिए, तो इसको पाई बॉन्ड को हटाओगे, ये तो H2O बाहर, भाई HOH मतलब H2O, ये तो बाहर, और यहाँ क्या बचेगा आपका, एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा CH2, मतलब यहाँ पे CH2 एक हाइड्रोजन जुड़ा तो क्या हो गया CH3। आपका एक एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है एल्डिहाइड से जब उसका रिडक्शन करते हैं। क्लियर है भाई। उसके बाद अब बात आती है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे OH भी है और पाई बॉन्ड भी है। अगर कार्बोनिल के पास अगर OH है तो हम कार्बोनिल को नहीं छेड़ेंगे, सबसे पहले इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, उसके साथ एक H जुड़ के H2O तो बाहर हो गया, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, एक H जुड़ जाएगा। अब नंबर आ जाता है, अगर फिर से इसका अपचयन करेंगे तो यहाँ पे एक H और एक H यहाँ पे जुड़ेगा, एक तो ऑलरेडी था तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2। फिर कहे कि और फर्दर इसका रिडक्शन करें तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो एल्कोहल ग्रुप और कार्बन के बीच वाला बॉन्ड तोड़ा तो H2O बाहर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा CH3। बस यही आपके सिलेबस में, इनसे बाहर कोई भी रिडक्शन की वैल्यू नहीं जाती है, इससे बाहर रिडक्शन है ही नहीं आपके सिलेबस में। तो ये जो टर्म्स है जो भी मैंने बताई है, सिर्फ वीडियो को रिवर्स करके एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेना। रिडक्शन का नाम ही अगर पूरे सिलेबस में कभी दुखी नहीं करेगा। ये चीजें क्लियर है भाई। अब यहां देखिए कि अब यहां पे क्या हुआ, रिडक्शन कैसे हुआ, वो चीजें पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो केस बना है आपका भाई, यहाँ पे हुआ क्या है, जो मैंने अभी ये जो बनाया है, यहाँ पे ग्लूकोज की संरचना ये होती है CHOH 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 और CH2OH। क्लियर है भाई। इसका अपचयन कराना है आपको भाई। यहाँ पे अगर इसका अपचयन कराते हो तो एक NHN बनता है, एक आइडोफॉर्म, या तो एक ये दोनों बनता है, अगर दोनों या तो ये बनता है या ये बनता है या दोनों बनते हैं। इसके टर्म्स में अब इसका अपचयन कैसे हुआ भाई, इससे ये कैसे बना, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस अगर बात है, कंप्लीट रिडक्शन करता है भाई, कंप्लीटली कैसे। अब यहाँ पे आपको चलो एक चीज देख रहे हैं भाई, एल्कोहल भी दिख रहा है भाई, सभी के साथ रिडक्शन कराना, जो जहां जहां पॉसिबल हो सब जगह करा दो। इसके केस में अगर बात है, आपका हाइड्रोजन आयोडीन और फॉस्फोरस दे रखा है, ये आपका पूर्ण अपचयन करता है, जब तक पॉसिबल हो तब तक कराते रहो, पूर्ण अपचयन कराता है। पूर्ण अपचयन कब तक भाई, इसमें पॉसिबिलिटी यहाँ भी अपचयन होने की, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और कहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, करते रहो भाई। इससे साथ करोगे तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड को तोड़ा, OH के पास वाला हटाया, OH H2 के साथ बाहर, यहाँ क्या हो जाएगा CH2। क्लियर है। दोनों साइड हमें बस बॉन्ड को तोड़ना है, दोनों साइड हाइड्रोजन चिपकाने होते हैं, कुछ नहीं करना है। इसके साथ अगर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इसके साथ H चिपक के H2 तो बाहर, यहाँ क्या हो जाएगा CH2। एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, इसको फिर तोड़ेंगे तो H2 बाहर, ये क्या हो जाएगा CH2। इसके साथ ब्रेक करेंगे, H2 बाहर बचेगा क्या C। इसको देखना OH बाहर और ये CH2 तो ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। क्लियर है। अब और आपको कहीं पॉसिबिलिटी दिख रही है अपचयन कराने की, दिख रही है भाई। ऊपर हमें पाई बॉन्ड अभी भी दिख रहा है, पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, दोनों साइड क्या लगा देंगे हाइड्रोजन, भाई एक हाइड्रोजन ये लग गया। क्लियर है। अब भी पॉसिबिलिटी और कहीं दिख रही है भाई, आपके पास एल्कोहल ग्रुप है अभी भी, इसको बॉन्ड को तोड़ेंगे, H2O बाहर और यहाँ एक हाइड्रोजन और लग जाएगा, 1 2 3, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे CH3। क्लियर है। जब तक अपचयन होता रहा, हमने उसका पूर्ण अपचयन करा दिया। जब भी हाइड्रोजन आयोडाइड ले और साथ में फॉस्फोरस आपके साथ ले रहा, तो आपको पूर्ण अपचयन ही कराना होता है, ये बनता है। अब इसका आईपीएससी नेमिंग आपने पढ़ा 11th में, आईपीएससी नेमिंग आसानी से करते हैं। एक सिंपल चेन है, श्रृंखला है, कितने कार्बन है भाई एल्केन के, आपने एल्केन के अगर आप बात करें आईपीएससी नेमिंग आपने पढ़ी है, एक कार्बन 2 3 4 5 6, नंबरिंग की 6 कार्बन है, 6 के लिए क्या आता है हेक्स, और एल्केन है सारे, तो इसको क्या बोलेंगे हेक्सेन। और आईपीएससी नेमिंग में भाई नियो है या आपका आइसो है, आपने देखा था। तो ये एक सिंपल चेन के लिए यहाँ पे सामने नॉर्मल चेन के लिए क्या लग जाता है, जब कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो तो क्या लग जाता है नॉर्मल N, तो इसको क्या बोलेंगे N हेक्सेन। भाई इस चीज को मैंने CH2 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम तो ब्रिकेट में करके क्या लिख रखा, बस CH4। क्लियर है भाई। ये रिडक्शन से ये बन गया, आसान है, बस सीधा आपको ये याद करना होता है। दूसरी चीज कि ये केस में कब बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज और दे रखी, हाइड्रोजन आयोडाइड, एक ही यूनिट उसकी दे रखी 1 मोल। हमने देखा था यहाँ पे हमने कोई भी सारे एल्कोहल ग्रुप थे, माना कि यहाँ पे भी हमें पता है क्या था OH था,
एक यूनिट ये काम भी कर सकती है। अगर मैं हाइड्रोजन आयोडाइड को ब्रेक करता हूं, हमें पता तो ये टूटता है H+ और I-, दिखता है, क्लियर है। इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करूंगा तो OH पर माइनस और CH पर क्या आता है, प्लस। और आपको अच्छे से प्लस माइनस जो थे वो तो जोड़ने नहीं है, मिक्सिंग करानी है भाई। जिनके साथ दूसरे का प्लस माइनस आपस में जोड़ना है तो आपने सीखा होगा भाई। आपने एक AB मॉलिक्यूल लिया और एक आपने CD मॉलिक्यूल लिया, तो AB को तोड़ दो, CD को तोड़ दो, फिर दोनों के उल्टे जो प्लस माइनस जो दूसरे थे उनको जोड़ दो। यही रिएक्शन होती है और यही केमिस्ट्री में चल रहा होता है, इससे बाहर कुछ होता ही नहीं है। इसके बाद CH के पास नेगेटिव वाली टर्म्स कौन सी, ये तो भाई H2 बाहर, H+ OH- H2 बाहर, और यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, I जुड़ जाता है। अब कितने CH2, 3 को हम एक बार इसको हटा के डायरेक्ट 3 बार ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे CH2 थ्राइस, यही तो टर्म्स है। बस एक आयोडाइड एक ही उसकी यूनिट थी तो वो ऐसे भी जुड़ सकती है। अब इसका IUPAC नेमिंग करें भाई, यहाँ पे कार्बन कितने 6 टाइम है, वन। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरर हो। आपने पढ़ा था IUPAC का एक नियम है, तो यहां से 1-2 पोजीशन पर क्या लगा हुआ, आयोडो। क्लोरो होगा या आयोडीन होगा, तो ये क्या आयोडीन है तो क्या बोलेंगे, आयोडो। तो इसलिए बस 6 कार्बन की चेन है और उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, क्रियात्मक समूह या कोई चीज, तो इसके लिए 2 आयोडो और 6 कार्बन के लिए क्या आएगा भाई, हेक्सेन। क्लियर है। तो ये होगी आपकी अपचेन की यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार सवाल इससे पूछा भी जा चुका है, फिर भी बन सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज। एक एग्जांपल और भी दे रखा है, जैसे कि देखो ये दे रखा है, ग्लूकोज के साथ अगर सोडियम अमलगम और वाटर के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस के टर्म्स में करते हैं तो भी क्या काम करता है, आपको ये अपचयन कंप्लीट नहीं करता है। ये सोडियम अमलगम है, ओनली एल्डिहाइड का अपचयन करता है। देखिए कैसे करता है भाई, सिंपल यूनिट है, इसका टर्म्स को लेते हैं भाई, एक बार देखना। एल्डिहाइड यूनिट RCHO की अगर मैं बात करूं, RCHO की अगर बात करूं, देखना RCHO के साथ डबल बॉन्ड H। अगर इसकी टर्म्स में सोडियम अमलगम क्या काम करता है, इसके पाई बॉन्ड को सिर्फ हटाना है, यहाँ पे बस ये H जुड़ जाएगा, इधर भी क्या जुड़ जाएगा, H, ये क्या हो जाएगा CH2। मतलब जो एल्डिहाइड है किसके टर्म्स में बदल जाता है भाई, एल्कोहल की टर्म्स में, एल्कोहल की टर्म्स में। तो दिख रहा है एल्डिहाइड किस में बदल गया, एल्कोहल की टर्म्स में। ऑलरेडी उसके पास एक हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन, वही CH2, इसको ऐसे अलग से लिख सकते हैं, CH2OH, वही चीज दिख रही है आपको, सेम यूनिट, बस। बाकी किसी चीज के साथ इसका कोई नहीं है, ओनली एल्डिहाइड के किसको भाई अपचयन के बाद किस में बदल देता है, एल्कोहल की टर्म्स में। क्लियर है। तो ये 2 ही एग्जांपल आपके सिलेबस में दे रखे हैं, इजी एग्जांपल है, आसान है। इसके बाद जो सेकंड नंबर आता है वो आता है आपका अभी ऑक्सीकरण। अभी अपचयन पढ़ा, उसका विपरीत क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। वहां पे आपने हाइड्रोजन का एडिशन या ऑक्सीजन का एडिशन, बस इतना सा फर्क है। देखो एक एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपके चलेगा, जैसे आप एल्कोहल का अगर बात है, जैसे कि आपने ले लिया एक 1 डिग्री एल्कोहल ले लिया RCH2OH, इसका जब भी आप ऑक्सीडेशन कराओगे, जी ऑक्सीडाइजिंग जो भी एजेंट है जो इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ले रहे होंगे जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत से अच्छे से उसे डेफिनेटली अच्छे से डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से ऐसे भाई ऑक्सीडेशन कराते हैं रिएजेंट और कौन से रिडक्शन कराते हैं, बहुत सारे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इक्विवेलेंट तरीके से चलता है, बस हमें सिर्फ काम पता होना चाहिए कि किस रिएजेंट का क्या काम है, बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहीं ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशन कराने वाले यहाँ पे रिएजेंट होंगे, तो क्या कराते हैं, जब भी अगर 1 डिग्री एल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहां पे सबसे पहले जो फॉर्मेशन होती है वो होती है एल्डिहाइड। इसका अगर फर्दर ऑक्सीडेशन हम करते हैं किसी भी रिएजेंट की प्रेजेंस में तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर है। ये लाइन हमेशा अगर जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करो, एल्कोहल की बात करें ऑक्सीडेशन की, तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, 1 डिग्री की बात करें तो उसके अगर बात फर्दर उसका ऑक्सीडेशन हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। एक चीज और भी है कि भाई अगर मैं टर्म्स लूं, भाई अगर यही टर्म्स मैंने उठा ली, जैसे कि भाई बात है कि एल्डिहाइड R, अगर बात है इसके ऑक्सीडेशन से क्या बना है भाई, ये तो बना है ऑक्सीडेशन से, हमें पता है ऑक्सीडेशन मतलब बात करें ऑक्सीकरण, अपचयन आपस में कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। भाई इसके ऑक्सीकरण से ये बना है, तो इसके अपचयन से क्या बनना चाहिए, ये। भाई यहाँ पे अपचयन लिखूं तो भाई यहाँ पे अगर मैं अपचयन कराता हूं, अब अपचयन उसका कार्बोक्सिलिक का थोड़ी देर पहले सिखाया था, अपचयन कैसे करते हैं भाई, जो कार्बोनिल हो और साथ में OH हो, तो इस पाई बॉन्ड को छोड़ के पहले OH का क्या करते हैं, इलाज करते हैं, उसके बाद ही किस पे जाते हैं, कार्बोनिल पे। इसके इलाज कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक H उसके साथ जोड़ देंगे, एक H किसके साथ जोड़ देंगे, इसके साथ। जो कार्बोक्स है एसिड किस में बदल जाता है भाई, यही तो बन गया भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बन गया आपका एल्डिहाइड। भाई इसके ऑक्सीडेशन से ये बना, तो इसके अपचयन से क्या बनेगा, वो बनेगा। ये इसके विपरीत चलती रहती, बहुत इजी वे है। तो ये काम क्या करता है, जो ब्रोमीन वाटर होता है, जैसे ब्रोमीन और जल का अगर ब्रोमीन वाटर जो बोलते हैं, ये काम क्या करता है, ओनली ऑन अगर बात है सिर्फ एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है। ब्रोमीन वाटर ना कि एल्कोहल को इसमें कन्वर्ट नहीं करा पाता।
ओनली किसको, सिर्फ एल्डिहाइड। भाई कुछ चीज होती है, बहुत से ऐसे रिएजेंट है जो भाई ओनली एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में बदलेंगे, कुछ ऐसे रिएजेंट भी होंगे जो एल्कोहल को डायरेक्ट किस में बदलेंगे, कार्बोक्सिलिक। जैसे कि एग्जांपल यहाँ ये नीचे सांद्र HNO3, HNO3 ऐसा होता है डायरेक्ट एल्कोहल को किसमें, और ओनली 1 डिग्री को डायरेक्ट किसमें बदल देता है, कार्बोक्सिलिक में। वो भी पढ़ेंगे। तो पहले जो आपका जो ब्रोमीन वाटर है ओनली एल्डिहाइड को सिर्फ किसमें बदल देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन कराता है। ऑक्सीडेशन का एक एजेंट ऑक्सीकरण अभिकर्मक है। तो जो आपका जो एल्डिहाइड था किसमें बदल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। जब भी अगर बात है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं हमेशा किसमें बदलता हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये चीजें दिमाग में डाल लो। केमिस्ट्री में कुछ ही कॉन्सेप्ट है, 8 से 10 कॉन्सेप्ट ही है, और 8 से 10 टाइप की ही रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन का एक ही स्टेप चलता है एल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक। एक ही लाइन में याद कर लो, कभी दिक्कत ही नहीं है। रिडक्शन के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, ऑप्शन के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लाइन के इधर समझाए थे। इससे बाहर को ऑप्शन की यूनिट नहीं है। तो जो चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हार्ड बनाती है उनको एक अलग ही दायरे में लिख लेते हैं, पीछे पेज में लिख लेते हैं। उस चीज को एक बार रट लो, या कैसे भी जो बनाया मैंने समझाया तरीका उसको एक बार देख लो, दिमाग में डाल लो, कभी भी भूलने को दिक्कत ही नहीं आती उस चीज को देखने में। तो यहाँ पे जो काम किया है ब्रोमीन वाटर ने एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कार्बोक्सिलिक में, बस कुछ नहीं। और बाकी चीजें एज इट है। इसको क्या बोलते हैं, जो प्रोडक्ट बना उसको क्या बोलते हैं भाई, आपका ग्लूकोनिगमल कहते हैं। क्लियर। दूसरा एक चीज और दे रखी है, ग्लूकोज के साथ अगर सांद्र HNO3 की क्रिया कराते हैं तो ये जो सांद्र HNO3 है ये 1 डिग्री जो एल्कोहल है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। मैं नीचे वाली आपने देखी थी थोड़ी देर पहले, इसकी संरचना में पढ़ाते हैं 1 डिग्री थी, ये 2 डिग्री। 2 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं करता, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में बदल देता है। और 1 डिग्री एल्कोहल भी, ये भी 1 डिग्री है भाई, ये जो जिस कार्बन से जुड़ा वो कितने से जुड़ा है, वही काम करता है 1 डिग्री वाली है। तो 1 डिग्री एल्कोहल को फिर से डायरेक्ट किस में बदल देता है, कार्बोक्सिलिक में। जाता तो स्टेप वाइज है लेकिन डायरेक्ट उसका लास्ट प्रोडक्ट कौन सा बना के छोड़ता है, वो कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई ये तो जो एल्डिहाइड का तो कार्बोक्सिलिक बदला ही बदला, साथ में जो 1 डिग्री एल्कोहल वो भी किस में कन्वर्ट कर दिया, कार्बोक्सिलिक में। तो ये वाली टर्म्स है, तो इसको जो नाम बोला जाएगा इसको क्या बोलते हैं, सैकरिक अम्ल। क्लियर है भाई। एक चीज और देखना, तीसरी रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखिए जो थर्ड रिएक्शन है वो भैया आपके हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया। देखिए हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होती है, अगर मैं बात करूं CHO, अगर बात करें ग्लूकोज आपकी थी होती भाई, और हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होती है, ये वाली टर्म्स होती है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल साथ में NH2, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सिल एमीन। इसका एक ही काम है, यहां नहीं, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आए करना क्या होता है, प्रोडक्ट को बाद में देखेंगे, एक सिंपल यूनिट को अलग से देखते हैं। जब भी दुनिया में अगर बात है आपको कार्बोनिल ग्रुप दिख जाता है, कार्बन से डबल बॉन्ड O, और आपको दुनिया में जब भी आपको क्या दिख जाए, हाइड्रोक्सिल एमीन, यही होती है भाई। बस हाइड्रोजन को इस साइड लिख दिया, कुछ फर्क नहीं होता, एक ही बात है। NH2 हाइड्रोक्सिल एमीन, कुछ नहीं करना होता, हमेशा आपको जब भी बात है H2 निकाल दो और आपस में जो डबल बॉन्ड डायरेक्ट किससे जोड़ दो, नाइट्रोजन से। क्या हो जाएगा भाई, H2O, ये ऑक्सीजन और ये H2 तो बाहर, और डायरेक्ट क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन जो था ये इससे जोड़ दो और उससे क्या जुड़ा हुआ है, OH। ये आपका क्या बनता है, प्रोडक्ट, जिसको बोला जाता है ऑक्जीन। भाई ग्लूकोज के साथ जुड़ेगा तो इसको बोला जाएगा ग्लूकोज ऑक्जीन, नाम भी सिंपल है। तो देखिए इसके साथ कैसे जुड़ेगा भाई, आपके ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप कहां पे है, ये चीज भी ध्यान रखो भाई। कहां पे ग्लूकोज में अगर बात करूं, मैं ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड समूह CHO पे है। बाकी आपको पता है सारे क्या है, एल्कोहल ग्रुप है, कितने 4 टाइम्स, यहाँ पे क्या है CH2, और कहीं पे कार्बोनिल ग्रुप है ही नहीं। इसके साथ पास लाना, बस कुछ नहीं करना है। आपका जो NH2 था, NH2OH, जो हाइड्रोक्सिल एमीन को पास लाना है, यहां से क्या निकाल देना है, H2 को निकाल दो, H2O। यहां पे लिख भी सकते हो क्या निकल गया भाई, -H2, और ये क्या बन जाएगा भाई, जो NHOH, ये किससे जुड़ रहा है, डायरेक्ट, दिस इज योर प्रोडक्ट। और इसी को ही क्या बोलते हैं, आपकी ग्लूकोज थी, ये आपकी क्या थी, हाइड्रोक्सिल एमीन, और जिसकी फॉर्मेशन की थी वो ऑक्जीन थी, और ग्लूकोज के साथ बनाए तो इसी प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज ऑक्जीन बोलते हैं। क्लियर है भाई। इसके बाद जो आपकी 4th नंबर पे जो रिएक्शन आती है वो आती है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। देखिए वो भी पढ़ लेते हैं। आपकी जो 4th नंबर पे जो रिएक्शन है, अगर 4 टर्म्स में बात करूं, वो आती है रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया, सॉरी हाइड्रोजन साइनाइड से, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। देखिए हाइड्रोजन साइनाइड क्या होता है भाई, HCN को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं। क्लियर है। बात है ग्लूकोज से कैसे रिएक्शन करेगा, सिंपल सी टर्म देखना भाई, CHOH, ये आपकी ग्लूकोज है, CH2OH। क्लियर है भाई। ये काम कैसे करता है, जब भी HCN की बात करें लाइफ में, जब भी आपको HCN के साथ रिएक्शन की तरह बोलो, एक ही काम करता है, आपको कुछ नहीं देखना। जब कार्बोनिल, अगर आपको ग्रुप उस किसी भी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप आपको दिख रहा है, कुछ नहीं करना, दिख रहा है भाई यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप,
ये आपका ग्लूकोज था। ये काम क्या करता है, HCl को हम कभी भी ब्रेक करेंगे, जैसे कि HCl को ब्रेक करते हैं H+Cl-, ऐसे HCl को ब्रेक करेंगे, कैसे टूटता है H+ और Cn-। क्लियर है ये चीजें, ये तो क्लियर होगा। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव, क्योंकि विद्युत ऋणता का अंतर आपको पता है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, कार्बन की कम, तो इस पर माइनस, इस पर प्लस, बस प्लस माइनस जोड़ना आना चाहिए। तो माइनस है तो क्या जुड़ेगा, प्लस, और बात है ये माइनस है तो ये कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, CH जो था ऐसे भी लिख सकते हो। भाई ये वाला आपका प्रोडक्ट बन के आता है, जिसका अगर नाम बोले तो इसको ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। यही आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। क्लियर है। जो 5th नंबर पे आपकी आती है भाई, वो आती है आपके जो टोलेन अभिक्रमक और फेलिंग से क्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए एक बार मैं इसको चार्ट में बनाता हूं, देखते हैं। देखिए भाई जो 5th नंबर पे आपकी आती है, वो आती है 5th नंबर पे टोलेन तथा फेलिंग अभिक्रमक से क्रिया। एक बात पहले भी हुई थी, आपने अपचाई और अनपचाई शर्करा के बारे में पढ़ा था, वो बातें वहां पे दो चीजें हुई थी कि एक तो फेलिंग अभिक्रमक और एक टोलेन अभिक्रमक। अब काम क्या करते हैं, क्या होते हैं, वो चीजें भी ये पढ़ने की आ गई है। देखिए कि क्या होता है, सबसे पहले टोलेन अभिक्रमक क्या होता है कि एक सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट का एक सोल्यूशन होता है वास्तव में। तो कैसे बनाया जाता है, बनाने की जो विधि, सबसे पहले तो हमें सिल्वर नाइट्रेट चाहिए होता है, साथ में हमें क्या चाहिए होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद एक तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड तथा अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। उसी मिक्सचर में जो हमने ये मिलाया, उसके 2 मोल वापस से किसके साथ मिलकर, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर उसके 2 मोल जो बनाते हैं प्रोडक्ट, वो ये जो प्रोडक्ट बन के आया है सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट जो बनकर आया है, इसी अभिक्रमक को ये क्या बोलते हैं, टोलेन अभिक्रमक। साथ में जो निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, क्या निकल जाता है, वाटर कणु। तो ये जो आपका अभिक्रमक बन के आया है, इसी को ही क्या बोलते हैं भाई, बोलते हैं टोलेन अभिक्रमक बोला जाता है। पूछा जाता है टोलेन अभिक्रमक क्या है, तो ये वाला एग्जांपल दोगे, अमोनिकल सिल्वर जो नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है, जो विलियन है, उसे क्या कहते हैं, टोलेन अभिक्रमक। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फेलिंग अभिक्रमक क्या होता है, लेबोरेटरी में आपको दोनों रखे हुए मिलते हैं, होते क्या है, वो कैसे बने होते हैं और लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है, वो चीज पढ़ने का नजरिया पूछ भी सकता है। सवाल यहां से क्या बनता है कि टोलेन अभिक्रमक क्या होता है, दूसरा सवाल बनता है कि फेलिंग अभिक्रमक क्या होता है, या दूसरी चीज की उसकी बनाया कैसे जाता है। एक सवाल ये बनता है कि काम क्या करते हैं। क्लियर है। तो फेलिंग अभिक्रमक सबसे पहले अगर बात करें, ये क्या होता है कि जो ये जो बना होता है, दो चीजों से बना होता है, एक तो फेलिंग विलियन ए और एक फेलिंग विलियन बी का जो एक सममांगी, अगर बात सममांगी की बात, समान आयतन का विलियन जो होता है, भाई ये 5 ग्राम आपने 5 मिलीलीटर लिया तो 5 मिलीलीटर ये लोगे, दोनों को समान मात्रा में मिक्स करने के बाद जो विलियन बनता है गहरे नीले कलर का, वो आपका फेलिंग अभिक्रमक होता है। अब फेलिंग विलियन ए क्या होता है, लेबोरेटरी में रखा है, आपको कभी अगर लेबोरेटरी में देखना नीले नीले कलर का रखा होगा, जो वास्तव में जो जलीय कॉपर सल्फेट का जो विलियन होता है उसी फेलिंग विलियन ए बोला जाता है। नीले कलर का जो कॉपर सल्फेट का, आपने कभी फिजिक्स के लैब में आपने प्रैक्टिकल की हो, सेल बनाया हो, तो वहां पे आपने कॉपर सल्फेट का अगर देखा हो तो पानी में जब एक्वस मिलाते, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट होता है नीले नीले कलर का होता है, चेक करना, ट्राई करना, क्योंकि अभी जो 12th में तुम हो प्रैक्टिकल तो डेफिनेटली करोगे तो वहां आपको मिल जाएगा। तो जो एक्वस या जलीय जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है उसे फेलिंग विलियन ए बोला जाता है, जो नीले कलर का होता है। उसके बाद जो फेलिंग विलियन जो बी है, वास्तव में ये क्या होता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा सा दूधिया सा कलर हो जाता है रक्का रक्का, वैसे तो ये कोई कलर शो नहीं करता है, इसमें थोड़ा सा रोसेल साल्ट को डालते हैं तब भी कलर ऐसा ही होता है, लेकिन जब इसको इसमें मिक्स करते हैं तो दोनों का एक गहरा विलियन हो जाता है, गहरा नीले कलर का। भाई अगर जलीय NaOH है, थोड़ा सा आपने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हो, जो आपका एक क्षार है, उसको थोड़ा सा वाटर में साथ उसको डिजोल्व करके थोड़ी सी क्वांटिटी, थोड़ी सी मात्रा में उसमें रोसेल साल्ट डालते हैं, जो कि आपकी लैब में मिलता है, उनको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, डिजोल्व करने के बाद उसको जो डालते हैं कॉपर सल्फेट के, माना कि एक टेस्ट ट्यूब आपने इसकी भरी है, एक टेस्ट ट्यूब आपने इसकी भरी, दोनों को मिक्स करते ये थोड़ा नीला होता है, लेकिन इसके डालते गहरा नीला हो जाता है, और जिस विलियन को बोलते हैं क्या बोला जाता है, फेलिंग अभिक्रमक बोला जाता है। तो ये तो हो गए होते क्या है। अब काम क्या करते हैं, जो टोलेन अभिक्रमक, अगर आपकी ग्लूकोज की मैं बात करूं, ग्लूकोज में आपने देखा होगा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, बस एल्डिहाइड ग्रुप में अगर यहां लिख दिया जाए टोलेन अभिक्रमक या आपका लिख दिया जाए फेलिंग, तो ये ग्लूकोज अभिक्रमक को बदल देता है COOH में। बस टोलेन अभिक्रमक अगर बात करें और फेलिंग अभिक्रमक कीटोन के साथ क्रिया नहीं करते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप आपको जब भी दिखेगा उसको कन्वर्ट कर दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, बस इतना सा काम। अब बात आती कि एल्कोहल में, अगर एल्कोहल का नाम अगर बात की जाए, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप कहां होता है, CHOH और इसके 4 टर्म्स। उसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे क्या होता है, CH2OH। इसमें आपको दिख रहा है एल्डिहाइड कहां है, ये है सिर्फ, बस एल्डिहाइड को कन्वर्ट किस में कर दोगे, कार्बोक्सिलिक में। दिस इज योर प्रोडक्ट, बस
ग्लूकोज के साथ टोलन रिएजेंट दे दे, टोलन मतलब ये वाली टर्म्स, या फिलिंग दे दे, फिलिंग में वहां पे कॉपर के आयन दे रहा होगा, Cu+2 के आयन ही वो काम करते हैं, वो Cu+2 के आयन दे दे तो भी आपका ये क्या बनेगा, ये साथ में Cu2 ऑक्साइड एक चीज निकलती है जिसे सिल्वर मिरर भी बोलते हैं। तो वो चीज मेन चीज प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा होता है। तो ये किसका काम हो गया भाई, आपका टोलन और फिलिंग अभिक्रमक का। सिर्फ आपको एल्डिहाइड जो ग्रुप है उसको किस में बदलना है, कार्बोक्सिलिक में। क्लियर है। उसके बाद आपकी जो 6 नंबर पे जो रिएक्शन आती है वो भी पढ़ते हैं भाई। रिएक्शन इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है फिलिंग, और इसकी दूसरी चीज थी अगर बात करें सबसे जो शुरू में आपने पढ़ी थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो वाली टर्म्स। इसके बाद आपकी जो 6 नंबर पे है वो है फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया, फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। क्वेश्चन आता है कि फेनिल हाइड्रोजन क्या होती है। फेनिल हाइड्रोजन की मैं बात करूं, फेनिल हाइड्रोजन आपकी ये होती है NH2 NHC6H5। लिखी तो हमेशा ऐसे मिलेगी आप, होती क्या है भाई टर्म्स को, इसको सिंपली मैं ओपन करता हूं। फेनिल आपको पता है बेंजीन से एक हाइड्रोजन की अगर किसी बेंजीन किसी एक ग्रुप के रूप में जब जुड़ी होती है तो उसको फेनिल बोला जाता है। उसको C6H6 तो कॉमन फॉर्मूला होता है। जब किसी ग्रुप से रुकेगा, हमें पता है एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो C6H5, साथ में किससे जुड़ी, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से क्या जुड़ा, एक हाइड्रोजन, और जो नाइट्रोजन जुड़ा वो किससे जुड़ा हुआ है, NH2 से। क्लियर है। ये आपकी क्या होती है भाई, फेनिल हाइड्रोजन। अब इससे ये ग्लूकोज के साथ कैसे रिएक्शन करती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए आपकी ये ग्लूकोज रही, अगर बात की जाए CHOH इसकी 4 टाइम्स और CH2OH। आपकी जो अगर बात की जाए सेम फेनिल हाइड्रोजन क्या होती है भाई, NH2 NH और C6H5। अभी आपने उसकी स्ट्रक्चर देखी थी, जैसे कि मैं इसको दोबारा बना देता हूं। ये आपकी C6H5 होगी जो किसी ग्रुप में, उसके बाद क्या है भाई NH, और जो NH जुड़ा है किससे जुड़ा है, NH2 से। क्लियर है। अभी थोड़ी देर पहले आपने हाइड्रोक्सिल एमीन के केस में पढ़ा था। हाइड्रोक्सिल एमीन के केस में क्या होता था कि जो NH2 था कार्बोनिल के साथ काम करता है। सेम एज इट इज ये भी वैसे ही है। ये भी किसके साथ काम करती है, कार्बोनिल। और कार्बोनिल के साथ कैसे काम करेगी, ये जो ऑक्सीजन है यहां से आप क्या निकाल दोगे, H2। बस काम वही करना और कुछ नहीं। आपको यहां पे दिख रहा है क्या निकाल देना है, H2। यहां पे -H2 कर दोगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको, वैसे H2 तो आपने निकाल दिया, और डायरेक्ट हम किसको जोड़ देंगे, इनको डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और NH ये वाली टर्म्स। मतलब यहां से अगर इसे मैं निकालता हूं आपको एक साइड में, कभी भी आपको ये वाली फेलिन हाइड्रोजन और कार्बोनिल के साथ कैसे जोड़ना है तो साइड में अलग से भी देख सकते, क्या बन जाएगा भाई यहां से, ये डायरेक्ट जो कार्बोनिल था वो किससे जुड़ जाएगा, N से। बस ये काम होता है। तो ये प्रोडक्ट आपका बन के सामने आता है किसके साथ, फेनिल हाइड्रोजन के साथ जो ग्लूकोज ने रिएक्शन की तो ये वाली टर्म्स बन के आती है। क्लियर है भाई। इसके बाद आपकी जो 6 नंबर पे, अगर 6 नहीं 7th नंबर पे जो आपकी आती है वो एसिटिलीकरण है। ग्लूकोज एसिटिलीकरण में भी भाग लेता है। कैसे भाग लेता है देखना, एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। टर्म्स बात करें 7th नंबर पे एसिटिलीकरण। देखिए एसिटिलीकरण क्या होता है, ये जो काम करती है ग्लूकोज की मैं बात करूं, जो आपकी ग्लूकोज है ये होती है भाई CHOH 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 और CH2OH, यही होती है भाई। बात की जाए इसकी जो रिएक्शन कराते हैं वो कराते हैं भाई एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है देखिए, अगर मैं टर्म्स लूं ये होता है भाई 5 अगर बात करें CH3 CO ट्वाइस और ऑक्सीजन, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको लिखने का तरीका एक और भी है, इसको मैं ओपन करके लिखूं, मैं ऐसे लिख देता हूं। 5 यूनिट इसकी ले रहे हैं भाई, अभी तो 1 यूनिट को लिखते कैसे देखना, CH3 उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और यही यूनिट कितने टाइम, ट्वाइस, और ऑक्सीजन साइड में कितना दे रखे, 1। ये ऑक्सीजन से ऐसी 2 यूनिट जुड़ी हुई है, बस एक तो सेम यूनिट, उसे दोबारा कैसे लिख देते हैं, ये वाले टर्म्स। इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। इसकी यूनिट कितनी ले रहे थे भाई, 5 मोल्स। अब ये ग्लूकोज के साथ कैसे काम करता है देखना, ये आपका भाई एसिटिक एनहाइड्राइड है, कैसे काम करता है। और ये टर्म्स अगर बात की जाए, इसमें अगर बात है इस मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड कौन सा, ध्रुवीय बॉन्ड। अगर बात है भाई कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा। भाई बॉन्ड वो पहले टूटता है जिसमें पोलरिटी ज्यादा, ध्रुवणता ज्यादा है, मतलब जिन ऐसे एटमों के बीच में जिनमें उनकी विद्युत ऋणताओं का अंतर ज्यादा होता है। इन दोनों में तो ये वाला CO बॉन्ड तोड़ लो चाहे ये वाला CO बॉन्ड तोड़ लो, दोनों सेम है। माना कौन सा तोड़ दिया, चलो हमने ये वाला तोड़ दिया, हमें पता ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर क्या आएगा, प्लस आएगा। क्लियर है। आपको 5 मोल ये मिलेंगे, 5 मोल ये मिलेंगे। अब बात करें इसमें ये जो काम करेगा भाई, यहाँ पे आपको एल्कोहल अगर आप टर्म्स दिख रही है इसके, अगर एल्कोहल की टर्म्स में बात करूं एक बार देखना भाई, एल्कोहल की टर्म्स है, ये सिर्फ एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है। एल्कोहल सॉरी इतने कितने टाइम लिया, 3 टाइम्स, एक की कम रहेगी भाई यहाँ पे
CHOH, ये आपकी ग्लूकोज है, सॉरी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, एक टर्म्स है आपको दिख रही है यहाँ पे, OH के साथ रिएक्शन करता है ओनली अगर बात है एसिटिक एनहाइड्राइड, अगर आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ ROH, इस बॉन्ड को तोड़ोगे इस पे प्लस, इस पर क्या आएगा माइनस, बस इसको प्लस माइनस से जोड़ना उसकी, क्योंकि 5 एल्कोहल यूनिट है, 1 2 3 4 5, इसलिए हम एसिटिक एनहाइड्राइड कितने चाहिए होते थे 5। अब ये कैसे काम, बस बॉन्ड को तोड़ना है, इस पर प्लस आएगा, हमें पता ऑक्सीजन पर माइनस, इसको तोड़ेंगे प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये भी प्लस माइनस। अब ये प्लस माइनस उसके प्लस माइनस से जोड़ने हैं, क्योंकि हमें पता 5 ही प्लस है इधर है, 5 ही माइनस है, और इधर भी 5 प्लस और 5 माइनस है, बस आपस में मिक्स करना है। बनेगा क्या भाई, ये OH किसके साथ जा रहे होंगे भाई, इसके साथ प्लस था, तो ये क्या बन गया आपका, इसको मैं बोलूं CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये COOH, क्लियर है। और इसकी कितनी यूनिट पे, पांचों, जब 5 यूनिट थी इसकी, 5 यूनिट इसके साथ जुड़ी, तो इसके कितने मोल निकल रहे होंगे 5 मोल, तो 5 मोल ही थे, एक एक मोल के साथ वो जुड़ के क्या बन गए 5, तो ये निकल चुके हैं, मतलब ये काम हमारा हो चुका है, ये यूनिट गई और इधर से क्या गया, ये गए, ये तो अपना काम करके 5 मोल आपके प्राप्त हो गए। अब ये इससे कैसे जुड़ेगा देखना भाई, ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा, तो भाई CH से डायरेक्ट क्या जुड़ रहा होगा O, उसके बाद आपको क्या मिलेगा COCH3, भाई एक से जुड़ गया, ऐसे सभी से जुड़ेगा, 5 मोल है, तो क्या लिख सकते हैं COCH3, भाई इससे तो ऑक्सीजन जुड़ेगा और फिर बच क्या गया COCH3, ऑक्सीजन जुड़ गया और फिर क्या बन गया COCH3, और फिर सेम एज सॉरी ऑक्सीजन और COCH3, दिस इज योर प्रोडक्ट, क्लियर है। तो ये चीजें बन के आपके सामने आती है, जिसे ग्लूकोज ओजोन भी, अगर बात सॉरी ग्लूकोज ओजोन नहीं सॉरी बात करें, इसको अगर बोला ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बोला जाता है, एसिटेट ग्रुप इसमें जुड़ गए तो इसको क्या बोलेंगे ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बोलते हैं, क्लियर है। इसके बाद एक रिएक्शन आपकी और बच जाती है आपकी, अगर बात की जाए उसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए आपकी जो से अगर बात है 6th 7th 8th नंबर पे चल रही होगी भाई, मेथिलीकरण। देखिए मेथिलीकरण क्या होता है, अगर बात है ग्लूकोज की, जब भी मैं रिएक्शन कराऊंगा C6H12O6 की अगर मैं रिएक्शन कराता हूं मिथाइल एल्कोहल के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, शुष्क HCl की प्रेजेंस में, तब क्या बनता है। देखिए वो बनने वाली टर्म्स को हम याद रखेंगे, जो बनने वाली टर्म्स तो मेथिल ग्लूकोसाइड बनता है, लेकिन होता क्या है वो चीज देखिए। मैं इसी यूनिट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना भाई C6 ऐसे लिख दिया, H को लिख दिया मैंने 11, ऑक्सीजन को लिख दिया 5, बच क्या गया, एक हाइड्रोजन गायब कर दिया, एक ऑक्सीजन। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ OH को साइड में लेके, भाई ग्रुप साइड में OH का निकाल लिया एज इट इज, इसको चलो थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये तो आपने लिख लिया, ऐसे लिख दिया भाई, ग्लूकोज को ऐसे लिख लिया सेम, इसको कैसे लिखना भाई, इसके OH को हमने इधर ले लिया और ये क्या है CH3, इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो होता क्या है, यहाँ से क्या निकल जाता है, एक H2O बाहर। शुष्क HCl की प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से क्या बना C6H11O5, और डायरेक्ट किससे जुड़ेगा वो OCH3 से, क्लियर है। ये जो बनने वाला आपका प्रोडक्ट क्या बोला जाएगा भाई, मेथिल ग्लूकोसाइड बोला जाएगा, क्लियर है भाई। तो ये आपकी रिएक्शन किसकी पड़ी है, अभी आपने ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया पड़ी है। लेक्चर अगर बात है कंप्लीट मोनो, अगर बात है आपके मोनोसैकेराइड कंप्लीट करने का प्रोसेस था, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आपको पता नहीं कि जो लेक्चर बनाए जाते हैं वो फैन बंद करके बनाए जाते हैं, ऊपर से गर्मी की आपको पता है कि हालात क्या है, तो इतना लंबा लेक्चर क्या नहीं बना सकते अभी, तो क्योंकि अभी इसके विन्यास रह गए और उसकी चक्रीय संरचना रह गई, जो कि कम से कम 1 से 1.5 घंटे का काम है, जो कि आपके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, क्लियर है। तो अभी हाल फिलहाल आपको क्या पढ़नी है, रासायनिक अभिक्रिया, जो कि इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला, और फेलिंग और टोलिन वाला, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर पूछ भी चुका है, लास्ट टाइम अगर बात की जाए और फिर से पूछ सकता है, क्लियर है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।